एक गोली ने दो भाइयों के बीच की 3 साल पुरानी नफरत खत्म कर दी। माँ को होश आया। पूरा राठौर परिवार फिर से एक हो गया। लेकिन उसी पल मन्नत की जिंदगी बिखरने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए देखिए मन्नत एक जुनून भाग 50। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारी कहानी को एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप मन्नत एक जुनून प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 50। नकाबपोश की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ट्रिगर पर कसने लगी। उसकी नज़र सीधे आयुष और मन्नत पर थी। बस एक ट्रिगर और सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन उसी एक पल में वेदांश की तेज नज़र उस बंदूक की नली पर जा टिकी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि सामने वाला किसी निशाना बना चुका है। नकाबपोश ने बिना एक पल गवाए ट्रिगर दबा दिया। ढाई गोली हवा को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ी। उसी क्षण पूरा माहौल जैसे थम गया। समय भी एक पल के लिए रुक गया और तभी वेदांश की गरजती हुई आवाज पूरे हवा में गूंज उठी, कबीर। बस एक आवाज में ऐसा आदेश था कि सोचने तक की मोहलत नहीं बची। अगले ही पल वेदांश बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसने एक हाथ से आयुष को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। उसी क्षण उसका दूसरा हाथ हवा में फैल गया। वह खुद आयुष और मन्नत दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया, मानो उसका पूरा शरीर ही उनकी ढाल बन चुका हो। वहीं वेदांश की आवाज सुनते ही कबीर भी बिजली की तरह हरकत में आया। उसने बिना एक सेकंड गवाए मन्नत को अपनी बाहों में खींच लिया। लेकिन उसे खींचने से पहले ही वेदांश इस तरह मन्नत के सामने आ चुका था कि अगर कबीर एक पल भी देरी करता तो वह गोली सबसे पहले वेदांश के शरीर को चीरती। वेदांश ने अपनी पूरी बॉडी का एंगल इस तरह बदल दिया था कि चाहे गोली किसी भी दिशा से आती, पहले उसे पार करना पड़ता। उसने सिर्फ आयुष को नहीं, मन्नत को भी अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया था। उसकी नजरें पूरे समय सिर्फ गोली की दिशा पर थी। अगले ही पल गोली उनके बीच से हवा को चीरती हुई निकली और सीधे जाकर एक दूसरे नकाबपोश के सीने में धंस गई। वह दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकेंड पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। हर किसी की सांसें जैसे वहीं अटक गई थी। दूर खड़ा वह नकाबपोश भी कुछ पल तक अविश्वास से वेदांश को देखता रह गया। इतनी तेज रिएक्शन, इतना सटीक मूवमेंट शायद उसने भी उम्मीद नहीं की थी। उसकी मुठ्ठियां गुस्से से भिज गई। लेकिन अगले ही पल उसने फैसला कर लिया, आज नहीं। वह जान चुका था अगर एक सेकंड भी और रुका तो अगला शिकार वही होगा। वह तुरंत अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे हटने लगा। वहीं वेदांश का पूरा ध्यान सिर्फ आयुष पर था। उसने दोनों हाथों से आयुष के कंधे पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं रही। तुम ठीक तो हो ना छोटे? यह सुनते ही आयुष की आंखें भर आई। उसका गला सूख गया। कुछ देर पहले तक उसे पूरा यकीन था कि अगर कभी मन्नत और वह एक साथ खतरे में पड़े तो उसका भाई बिना सोचे समझे मन्नत को चुनेगा। उसने खुद यह सवाल वेदांश से कभी पूछा भी था और आज वेदांश ने बिना कुछ कहे उसकी उस पूरी सोच को एक पल में गलत साबित कर दिया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले अपने छोटे भाई को बचाया था। वही मन्नत अब भी कबीर की बाहों में थी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ वेदांश को देख रही थी। कबीर ने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर पूछा, आप ठीक तो हो ना बच्चा? मन्नत कुछ नहीं बोली। उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। उसी पल वेदांश ने आयुष को संभालते हुए अपनी नजरें मन्नत पर टिकाई। मन्नत भी उससे ही देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में इस बार आंसुओं से भी ज्यादा एक अजीब सा खालीपन उतर आया था। उस खालीपन ने वेदांश के दिल को भीतर तक बेचैन कर दिया। अगले ही पल वेदांश और कबीर की नजरें आपस में मिली।
दोनों की आंखों में बिना कुछ कहे एक ही बात साफ दिखाई दे रही थी। जो अभी हुआ उसकी आशंका उन्हें पहले से था और उसी वजह से दोनों हर हालात का सामना करने के लिए पहले से पूरी तरह तैयार थे। उसी पल कबीर की आंखों के सामने कुछ दिन पहले की वह मीटिंग घूम गई। राठौर एंटरप्राइजेस का प्राइवेट केबिन। कमरे में सिर्फ वेदांश, कबीर, शिव, मयंक और लूना मौजूद थे। कबीर ने झुंझुलाकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या वेद? अगर जरा सी भी चूक हो गई तो गोली किसी को भी लग सकती है, तुम्हें, मनु को या आयुष को। वेदांश कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, रिस्क है लेकिन यही एक रास्ता भी है। उसने टेबल पर फैले नक्शे की तरफ इशारा किया। मिस्टर एक्स अब आखिरी चाल चलने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि वह ऐसा माहौल बनाएगा जहां आयुष की जिंदगी खतरे में होगी। मयंक ने भव्य सिकुड़ ली, लेकिन तुम्हें इतना भरोसा कैसे है वेद? वेदांश की आंखें ठंडी हो गई, क्योंकि मैं दुश्मनों की चालें पढ़ना जानता हूँ। वह आयुष को मारना नहीं चाहता, वह उसे तोड़ना चाहता है और सही समय पर उसे अपना मोहरा बनाना चाहता है। लेकिन अगर हालात उसके हाथ से निकले तो वह बिना सोचे गोली भी चलवा सकता है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वेदांश ने आगे कहा, अगर ऐसा मौका आया तो सबसे पहले मैं आयुष के सामने ढाल बनूंगा। और उसी पल उसने कबीर की तरफ देखा, और तुम मन्नत को संभालोगे। कबीर ने तुरंत कहा, और अगर गोली तुम्हें लग गई तो? वेदांश हल्का सा मुस्कुराया, तो भी मंजूर है, लेकिन आयुष को अपनी आंखों से यह देखना होगा कि आज भी उसका बड़ा भाई उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है। हमें माफिया वर्ल्ड की मीटिंग होने से पहले आयुष को किसी तरह राठौर मेंशन वापस लाना होगा। 3 साल की गलतफहमी सिर्फ शब्दों से नहीं टूटेगी, उसे सच अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। तभी लूना ने गहरी सांस लेकर चिंता भरी स्वर में पूछी, लेकिन क्वीन, उन्हें तो लगेगा कि आप सचमुच उनसे दूर हो गए हैं। वेदांश की मुस्कान इस बार दर्द में बदल गई। मुझे पता है उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी इस बात का दुख नहीं मनाएंगी कि मैंने आयुष को बचाया। उन्हें तकलीफ सिर्फ इस बात की होगी कि मैं उनसे दूर दिखाई दे रहा हूँ। उसने गहरी सांस ली। पिछले कई दिनों से मैं जो बेरुखी दिखा रहा हूँ वह मन्नत के लिए नहीं, मिस्टर एक्स के लिए है। उसे यह यकीन दिलाना जरूरी था कि हमारे रिश्ते में दरार आ चुकी है, तभी वो अपनी अगली चाल चलेगा। मयंक ने धीमे स्वर में पूछा, और अगर तुम्हारा अंदाज़ा गलत निकला तो? वेदांश की नज़रें बेहद गहरी हो गई। तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर मेरा अंदाज़ा सही निकला तो उसी दिन आयुष हमेशा के लिए राठौर मेंशन लौटाएगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर ने कुछ सेकंड तक वेदांश को देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, अगर वह दिन आया तो मनु मेरी जिम्मेदारी होगी। वेदांश ने बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमय स्माइल थी। वेदांश के चेहरे की वह मुस्कान देखकर कबीर, शिव, मयंक, लूना चारों की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। चारों जानते थे यह मुस्कान यूं ही नहीं थी। इसका मतलब वो समझ सकते थे, मानो जो भी होगा वेदांश को उसकी उम्मीद पहले से थी। लेकिन कैसे? उसे दुश्मन की अगली चाल का पहले से कैसे पता है? मिस्टर एक्स क्या करने वाला है, किस वक्त वार करेगा और किसे निशाना बनाएगा, इन सब का अंदाज़ा वेदांश को कैसे है? इस सवाल का जवाब फिलहाल सिर्फ वेदांश जानता था। वर्तमान में कबीर ने वेदांश की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। बिना एक शब्द बोले दोनों की हल्की सी मुस्कान बता रही थी योजना का पहला चरण बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा वेदांश ने सोचा था। वेदांश ने अपनी गहरी नज़रें पूरे इलाके में दौड़ाई, लेकिन जिस नकाबपोश की तलाश उसकी आंखें कर रही थी वह इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कब का गायब हो चुका था। कबीर ने भी चारों तरफ नजरें दौड़ाई, फिर दांत भिजते हुए बोला, वेद, वो नकाबपोश भाग निकला। यह सुनते ही वेदांश के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसने बिना किसी घबराहट के शांत स्वर में कहा, भागने दो कबीर। शिकार जितना भागता है शिकारी के लिए उसे ढूंढना उतना ही आसान हो जाता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उतर आई। ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। मेरी नज़रों से बचकर आज तक कोई नहीं गया, वो भी नहीं जाएगा।
उसके शब्दों में इतना अटूट विश्वास था कि कबीर ने बिना कुछ कहे बस हल्के से सिर हिला दिया। अब वेदांश की नजरें धीरे धीरे आयुष और मन्नत की तरफ उठी। मन्नत अभी भी कबीर के सीने से लगी हुई थी, पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वेदांश का दिल एक पल को बुरी तरह तड़प उठा। मन हुआ अभी इसी वक्त जाकर उसे अपने सीने से लगा ले, उसे बता दे कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन उसने खुद को रोक लिया, हालात अभी इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ आयुष बिल्कुल खामोश खड़ा था, उसकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थी। कुछ देर पहले तक जो आंखों में गुस्सा भरी थी, अब उनमें सिर्फ पछतावा था। दिल में अपराध बोध इतना गहरा उतर चुका था कि वह चाहकर भी अपने बड़े भाई की तरफ देख नहीं पा रहा था। वेदांश ने कुछ पल तक उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना कोई शिकायत, बस वही पुरानी गहराई थी। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उसकी आवाज़ पहले की तरह ठंडी, स्थिर और आदेश देने वाली थी। पूरा एरिया क्लीन करो, जो जिंदा है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ, बाकी सबूत एक भी नहीं बचना चाहिए, फास्ट। यस बॉस। अगले ही पल सभी बॉडीगार्ड्स बिजली की रफ्तार से अपने काम में लग गए। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले गोलियों की आवाज़, चीखे और लड़ाइयों का शोर था, वहां अब सिर्फ भारी सन्नाटा बचा था। घायलों को एम्बुलेंस में भेजा जा चुका था। नकाबपोशों के निशान मिटाए जा चुके थे, मानो यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उसी दौरान कबीर वेदांश के पास आया। उसने वेदांश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, वेद, मुझे अब मयंक के पास जाना होगा। फिलहाल तुम सबको लेकर घर निकलो और अपना इलाज भी करवा लेना। उसने वेदांश के शरीर पर पड़े जख्मों की तरफ देखा। तुम्हें भी काफ़ी चोट लगी है। वेदांश ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसे दर्द महसूस तो हो रहा था, लेकिन दर्द की परवाह करना वो बहुत पहले छोड़ चुका था। कबीर फिर मन्नत के पास आया। उसने बेहद प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर उसके माथे को चूमकर मुस्कुराया। अपना ख्याल रखिएगा बच्चा। मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिला दिया। उसकी आंखें अब भी झुकी हुई थी। उसके भीतर इस वक्त कौन सा तूफान चल रहा था, शायद वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कबीर एक आखिरी नज़र तीनों पर डालकर वहां से निकल गया। अब वहां सिर्फ 3 लोग बचे थे, वेदांश, मन्नत और आयुष। तीनों एक दूसरे से कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़े थे, लेकिन उनके बीच फैली खामोशी उन दूरियों से कहीं ज़्यादा गहरी थी। वहीं दूसरी ओर गोलियों की आवाज़ और अफरा तफरी थी। मयंक ने बिना समय गंवाए हाथ उठाकर इशारा किया, कंटेनर नंबर 3 और 5 सबसे पहले बाहर निकालो, बाकी टीम कवर दो। किसी भी कीमत पर हथियार दुश्मनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। यस बॉस। अगले ही पल 2 भारी ट्रक तेजी से कंटेनरों के पास पहुंचे। शिव और उसकी टीम बिजली की रफ्तार से हथियारों के क्रेट एक ट्रक से दूसरे ट्रक में शिफ्ट करने लगे। वहीं दूसरी तरफ नकाबपोश लगातार फायरिंग कर रहे थे ताकि शिफ्टिंग रुक जाए, लेकिन मयंक की टीम पहले से रेडी थी। उन्होंने चारों तरफ ऐसा कवर बनाया कि दुश्मन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसी बीच एक नकाबपोश ने ऊंचे कंटेनर पर चढ़कर निशाना साधा। उसकी नज़र सीधे मयंक पर थी। वो रहा, उसे खत्म करो। ट्रिगर दबते ही गोली हवा चिरती हुई मयंक की तरफ बढ़ी। उसी पल शिव जोर से चिल्लाया, बॉस। वह पूरी तरह बच तो गया, लेकिन गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। आह! उसके मुंह से हल्की सी कराह निकली, कंधे से खून बहने लगा। शिव तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। बॉस, आप ठीक हैं? मयंक ने दांत घिसते हुए अपने घायल कंधे पर हाथ रखा। खरोच है, मिशन पर ध्यान दो, हथियार पहले निकलने चाहिए। शिव ने तुरंत सिर हिलाया। कुछ ही मिनटों में आखिरी क्रेट भी सुरक्षित ट्रक में पहुंच चुका था। मयंक ने वायरलेस उठाया, सारा माल सुरक्षित है। दूसरी तरफ से जवाब आया, यस बॉस, सारा हथियार सुरक्षित निकल चुका है। यह सुनते ही मयंक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आखिरी बार पूरे इलाके पर नजर डाली। रिट्रीट आदेश मिलते ही सभी बॉडीगार्ड योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटने लगे। कुछ ही सेकंड में दोनों ट्रक पूरी रफ्तार से वहां से निकल चुके थे। नकाबपोश उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धूल का गुबार बैठने तक हथियार उनकी पहुंच से कई किलोमीटर दूर तक जा चुके थे।
मयंक अपनी घायल बाह दबाए गाड़ी में बैठा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर संतोष। आज दुश्मन उन्हें रोक नहीं पाया था और उनका सबसे बड़ा मकसद, हथियारों को सुरक्षित निकालना, पूरी तरह सफल हो चुका था। वहीं वेदांश ने एक बार मन्नत फिर आयुष की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, चलो, राठौर मेंशन लौटने का वक्त हो गया है। इतना कहकर वह मुड़ा और धीमे कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मन्नत ने बिना कुछ कहे वेदांश की तरफ देखा। उसे लगा अभी आयुष से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। वह जानती थी इस वक्त आयुष के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत, पछतावा और उलझन का तूफान चल रहा है। अगर उसने कुछ भी कहा तो शायद हालात और बिगड़ जाए, और जब वेदांश वहां मौजूद हो तो उसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। उसने चुपचाप अपने कदम वेदांश के पीछे बढ़ा दिए। तभी वेदांश के कदम अचानक रुक गए। उसे एहसास हुआ पीछे से सिर्फ एक जोड़ी कदमों की आहट आ रही है। उसने पलटकर देखा, आयुष अब भी वहीं खड़ा था, सिर झुकाए हुए, मुठिया भींचे, मानो उसके पैर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हो। वेदांश की भवें हल्की सी सिकुड़ गई। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या हुआ? चलो, साथ चलेंगे। आयुष ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल तक चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में नमी थी, दर्द था और खुद के लिए गहरी नफरत भी। उसके होठों पर एक टूटी हुई मुस्कान आई। वो धीमे स्वर में बोला, नहीं भाई, मैं राठौर मेंशन वापस नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही वेदांश की भवें बुरी तरह सिकुड़ गई। उसकी मुठिया हल्की सी कस गई। उसने आयुष की आंखों में देखते हुए पूछा, वजह जान सकता हूँ? आयुष हल्का सा हंसा, लेकिन वह हंसी उसके दर्द को और भी ज्यादा उजागर कर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई। उसने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली, फिर भारी आवाज में बोला, जो कुछ मैंने किया उसके बाद आज मैं खुद अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। उसने गहरी सांस ली। 3 साल, पूरे 3 साल मैं आपसे नफरत करता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता था आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उसकी आवाज़ भर आ गई। उसने वेदांश के शरीर पर पड़े जख्मों की तरफ देखा। उन जख्मों से रिश्ता हुआ खून उसके दिल पर किसी बोझ की तरह उतर गया। वह कांपती आवाज में बोला, लेकिन आज मैं खुद से हार गया भाई। आपके शरीर पर लगी हर चोट, हर एक जख्म मेरी वजह से है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर भी इतना सब होने के बाद भी जब मौत सामने खड़ी थी, तब भी आपने सबसे पहले मुझे बचाया। उसने दर्द से मुस्कुराने की कोशिश की, और मैं सोचता रहा कि आपको मेरी परवाह ही नहीं है। वेदांश कुछ पल तक बस आयुष को देखता रहा। उसकी आंखों में ना कोई शिकायत थी, ना कोई गुस्सा, बस अपने छोटे भाई के लिए वही पुराना अपनापन था। अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे आयुष को अपनी बाहों में खींच लिया। आयुष खुद को रोक नहीं पाया। बरसों से दिल में जमा हुआ दर्द, गुस्सा, गलतफहमियां सब उस एक पल में जैसे टूटकर बिखर गई। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे खड़े थे। शायद कभी कभी रिश्तों को जोड़ने के लिए शब्दों की नहीं, सिर्फ एक एहसास की जरूरत होती है। कुछ ही कदम दूर खड़ी मन्नत की आंखें भी नम हो गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज पहली बार उसे लगा शायद यह बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ सकता है। वहीं आयुष खुद को और रोक नहीं पाया। उसकी आवाज पूरी तरह टूट गई। आई एम सॉरी भाई, आई एम वेरी वेरी सॉरी। उसने वेदांश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में आपको बहुत हर्ट किया भाई। लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। फिर भी मेरे अंदर का गिल्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी खुद का सामना भी नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़। वेदांश ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। वह अच्छी तरह समझ रहा था इस समय आयुष के अंदर कैसी जंग चल रही है। 3 साल की नफरत, गलतफहमियां और आज एक ही रात में सब कुछ बदल जाना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं था। लेकिन वेदांश एक बात और अच्छी तरह जानता था, अब वो आयुष को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर फिर से आयुष उससे अलग हुआ तो मिस्टर एक्स फिर से उसे अपना मोहरा बनाने की कोशिश
जरूर करेगा और इस बार शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक चाल चलेगा। वेदांश अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह जानता था अपराध बोध में डूबा आयुष उसके साथ राठौर मेंशन चलने से साफ इनकार करेगा। वहीं आयुष ने अपनी नज़रें झुका ली। उसकी आवाज़ टूट रही थी। नहीं भाई, मैं राठौर मेंशन नहीं जाऊंगा। मैं किसी की आंखों में नहीं देख पाऊंगा। सबकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ सवाल होंगे। मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं 3 साल अपने ही परिवार से दूर रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने ही भाई पर शक था। वेदांश कुछ पल तक उसे गहरी नज़रों से देखता रहा। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है छोटे, ना किसी सवाल का जवाब देना है। तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है, सब संभाल लेगा। लेकिन तुम्हें राठौर मेंशन चलना होगा, मेरे लिए नहीं, मॉम के लिए। यह सुनते ही आयुष की नज़रें झटके से उठी। उसने अविश्वास से वेदांश को देखा। वेदांश मुस्कुराया, हाँ छोटे, मॉम को होश आ गया है। क्या? आयुष की आवाज़ गले में ही अटक गई। उसी पल मन्नत भी हैरानी से वेदांश को देखने लगी। वह मन ही मन बोली, क्या संध्या माँ को होश आ गया? वेदांश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ छोटे, तुमने सही सुना, मॉम को होश आ गया है। उसकी आंखों में पहली बार राहत साफ दिखाई दे रही थी। दरअसल जब वो मन्नत को ट्रेस करते हुए वहां आ रहा था, उसी दौरान रास्ते में नूतन जी का फ़ोन आया था और जैसे ही उन्होंने बताया कि संध्या जी को होश आ गया है, उसी पल वेदांश की आंखों में खुशी छलक उठी थी। लेकिन उसी समय उसने एक फैसला भी कर लिया था। वह राठौर मेंशन तभी लौटेगा जब आयुष उसके साथ होगा। वह चाहता था कि 3 साल बाद संध्या जी जब अपनी आंखें खोले तो अपने दोनों बेटों को एक साथ अपने सामने देखे। और उसे इस बात का भी पूरा अंदाज़ा था कि जैसे ही आयुष के सामने सच्चाई आएगी, वह अपराध बोध में डूबकर राठौर मेंशन जाने से मना कर देगा। इसलिए उसने सबसे पहले वही पत्ता खेला जो आयुष कभी ठुकरा ही नहीं सकता था। वेदांश ने शांत स्वर में कहा, हमें घर चलना चाहिए, मॉम हमारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अपने सामने देखकर उनके 3 साल पुराने जख्मों को पहली बार सुकून मिलेगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चल छोटे, घर चलते हैं। आयुष ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक पड़े। उधर संध्या जी के होश में आने की खबर सुनकर मन्नत के चेहरे पर भी एक पल के लिए खुशी चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसका गला सूख गया, दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। संध्या जी के होश में आने का मतलब उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था। कुछ पल बाद दोनों भाई साथ साथ कार की ओर बढ़े और अगले ही पल राठौर मेंशन के लिए रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद वेदांश की कार राठौर मेंशन के पोर्च में आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही वेदांश और आयुष लगभग दौड़ते हुए बाहर निकले, लेकिन पोर्च की सीढ़ियों तक पहुंचते ही आयुष के कदम अचानक थम गए। उसने एक नज़र पूरे राठौर मेंशन पर डाली। पूरे 3 साल बाद वो फिर से इसी घर की चौखट पर खड़ा था। उसकी आंखें अनायास ही भर आई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। ना जाने कितनी यादें एक साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन आज उसके पास उन यादों में खोने का वक्त नहीं था। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, मॉम। अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से मेंशन के अंदर की ओर दौड़ पड़ा। वेदांश भी बिना रुके उसके पीछे चल दिया। वहीं पीछे खड़ी मन्नत के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसकी सांसें तेज चल रही थी, दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। संध्या जी को होश आ जाना जहां पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी थी, वहीं मन्नत के लिए यह एक नए इम्तिहान की शुरुआत थी। उसे अच्छी तरह याद था संध्या जी की आंखों में अपने लिए वह नफरत, वह दर्द और वे सारे कड़वे शब्द, तुम मनहूस हो, जिन्होंने कभी उसके दिल को बुरी तरह तोड़ दिया था। आज उसे फिर उसी सच का सामना करना था। वो खुश थी, बहुत खुश थी कि संध्या जी को होश आ गई, लेकिन उनके सामने फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटाना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ गई। वहीं वेदांश और आयुष तेज कदमों से राठौर मेंशन के अंदर पहुंचे।
दोनों को एक साथ सामने देखकर पूरा हॉल जैसे एक पल के लिए जम गया। नूतन जी, ओम जी, सावित्री जी, अंगद, सहानी और वहां मौजूद हर शख्स की आंखें अविश्वास से फैल गई। 3 साल बाद आयुष उनके सामने खड़ा था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन अगले ही पल सबकी नज़र वेदांश पर गई। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के ताज़ा निशान साफ दिखाई दे रहे थे। चेहरे के किनारे सूखा हुआ खून अब भी जमे हुए थे। उसे उस हालत में देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कोई सवाल पूछ सके। ऐसा लग रहा था मानो कोई डरावना सपना अचानक हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा हो गया हो। वेदांश ने एक बार सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही ठहराव था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो सीधे आगे बढ़ गया। आयुष भी उसके साथ था। अगले ही पल दोनों भाई लगभग दौड़ते हुए संध्या जी के कमरे की तरफ बढ़ गए, और इस बार किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इस वक्त पूरा राठौर परिवार की धड़कन सिर्फ एक ही कमरे में चल रही थी, संध्या जी के कमरे में। वहीं संध्या जी बेड पर सहारा लेकर बैठी थी। कोमा से बाहर आने के बाद से उनकी आंखों के सामने बार बार सिर्फ 2 चेहरे घूम रहे थे, अधिराज जी और आयुष। उनके साथ बिताए हर पल, हर मुस्कान, हर याद जैसे एक एक करके लौट आई हो। उनकी आंखें बार बार नम हो रही थी, होठ कई बार खुले, लेकिन एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पाया। पिछले 3 सालों की टूटी हुई यादें उनके भीतर तूफान की तरह टकरा रही थी। उनकी मुठ्ठियां अनजाने में कस चुकी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। संध्या जी की नज़र धीरे धीरे दरवाजे की ओर उठी, और अगले ही पल उनकी सांस जैसे थम गई। दरवाजे पर आयुष खड़ा था, आंखें आंसुओं से भरी हुई, चेहरा अपराध बोध से झुका हुआ, लेकिन वह सचमुच वही था। संध्या जी की पलकें तेजी से झपकी। एक पल के लिए उन्हें लगा शायद वह अब भी कोमा में है और यह सब एक सपना है। उनके सूखे होठ कांपे। बच्चा, आयुष, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के सदमे ने उन्हें कोमा में पहुंचा दिया था, वही बेटा आज उनकी आंखों के सामने जिंदा खड़ा है। दरवाजे के पास वेदांश चुपचाप खड़ा था। वह जानबूझकर पीछे ही रुक गया। यह पल सिर्फ एक माँ और उसके बेटे का था। पूरा परिवार पहले ही संध्या जी से मिल चुका था, लेकिन उन्होंने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा था। शायद वह सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रही थी। संध्या जी कांपते हुए बिस्तर से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन 3 साल तक बिस्तर पर रहने की वजह से उनके पैर उनका साथ नहीं दे सका। उनका शरीर लड़खड़ाया ही था कि आयुष बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने तुरंत अपनी माँ को संभाल लिया। अगले ही पल वह उनसे लिपट गया। बस फिर दोनों में से कोई अपने आंसू नहीं रोक पाया। संध्या जी फुट फुट कर रो पड़ी। उन्होंने दोनों हथेलियों से आयुष का चेहरा पकड़ लिया, जैसे बार बार यकीन करना चाहती हो कि यह सपना नहीं, हकीकत है। कांपती हुई आवाज़ में उनके होठ हिले। आप जिंदा है, आप वापस आ गए। आयुष कुछ नहीं बोल पाया। उसका गला पूरी तरह भर चुका था। उसने बस अपनी माँ को और कसकर सीने से लगा लिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उसी समय डॉक्टर कमरे से बाहर आए और वेदांश के पास रुक गए। मिस्टर राठौर, अब आपकी मॉम खतरे से पूरी तरह बाहर है, लेकिन याद रखिए वह अभी अभी कोमा से बाहर आई है। इस समय उन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव देना ठीक नहीं होगा। ज़्यादा भावनात्मक झटका या पुरानी दर्दनाक यादें उनकी तबीयत दोबारा बिगाड़ सकती हैं। उन्हें खुश रखिए, आराम करने दीजिए और कोशिश कीजिए कि फ़िलहाल उन्हें पुराने हादसों से दूर रखा जाए। डॉक्टर कुछ पल रुके, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, वैसे जिस तरह उन्होंने रिकवर किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। अब उन्हें दवाइयों से ज़्यादा अपने परिवार के साथ की ज़रूरत है। वेदांश ने गंभीरता से सिर झुका लिया। आई विल टेक केयर ऑफ हर डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराए और वहाँ से चले गए, लेकिन डॉक्टर की हर बात दरवाजे से कुछ दूरी पर खड़ी मन्नत ने भी सुन ली थी। उसके कदम वहीं थम गए। उसकी सांसें अचानक और भारी हो गई। डॉक्टर की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, उन्हें पुरानी यादों से दूर रखिए। मन्नत की उंगलियां अनजाने में कस गई। वह अच्छी तरह जानती थी संध्या जी की सबसे दर्दनाक यादों में उसका नाम भी शामिल था। उसने एक कदम पीछे लिया और चुपचाप दीवार की ओट में खड़ी हो गई।
उसकी आंखें नम थी। वहीं कमरे के अंदर वेदांश की नज़र अब भी अपनी माँ और छोटे भाई पर टिकी थी। एक माँ जिसे उसका खोया बेटा वापस मिल गया था और एक बेटा जो 3 साल बाद पहली बार अपनी माँ की बाहों में रो रहा था। लेकिन तभी संध्या जी ने धीरे धीरे आयुष का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और कांपती आवाज़ में पूछी, कहाँ थे आप? फिर उनकी बेचैन नज़रें कमरे में किसी को ढूंढने लगी। और आपके डैड, वो भी आए ना? यह सुनते ही कमरे का माहौल एक पल में बदल गया। आयुष की धड़कन जैसे रुक गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं दरवाजे के पास खड़े वेदांश की नजरें भी धीरे धीरे झुक गई। उसकी मुठ्ठियां इतनी कस चुकी थी कि हाथों की नसें साफ उभर आई थी। उसकी मुठ्ठियां इतनी कस चुकी थी कि हाथों की नसें साफ उभर आई थी। बताइए ना आयुष। संध्या जी की आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। आपके डैड भी जिंदा है ना? मुझे मालूम है वो मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकते। कहाँ है वो? बताइए ना, वो कहाँ है? यह सुनते ही आयुष के भीतर दबा हुआ दर्द जैसे एक पल में टूटकर बाहर आ गया। उसके होठ कांपे, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। वो कई बार बोलने की कोशिश करता रहा, मगर एक शब्द भी नहीं निकाल पाया। आखिरकार उसने कांपते हुए अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। मॉम, उसकी आवाज़ पूरी तरह भरा चुकी थी। डैड, डैड अब हमारे बीच नहीं रहे। संध्या जी की सांस जैसे वहीं थम गई। आयुष की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उन्होंने उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसने सिर झुका लिया। मैं उन्हें नहीं बचा पाया मॉम। मैं अपने डैड को नहीं बचा पाया। इतना कहते ही आयुष फुट फुट कर रो पड़ा। संध्या जी का पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने बार बार सिर हिलाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अधिराज जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने वादा किया था वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर वो कैसे चले गए? उनकी हालत देखकर आयुष का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे डर था कि कहीं यह सदमा उनकी तबीयत फिर से ना बिगाड़ दे। उसने तुरंत अपनी माँ को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मॉम प्लीज़, खुद को संभालिए। लेकिन संध्या जी की सिसकियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ पल बाद उन्होंने कांपते हुए इधर उधर देखा। अचानक उनके होठ फिर से खुले। और वेद कहाँ है? क्या क्या वो अपनी माँ को देखने भी नहीं आए? क्या वो भी मुझे छोड़कर चले गए 3 साल पहले जैसे? इतना कहते कहते उनके शब्द अचानक रुक गए, क्योंकि अगले ही पल उनके जहन में एक चेहरा कौंधा। मन्नत। उनकी आंखों में फिर वही पुरानी यादें तैरने लगी। तभी एक शांत मगर भावुक आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, नहीं मॉम, मैं यहीं हूँ। आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जैसे ही वेदांश की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, उन्होंने झटके से नज़र उठाई। दरवाजे के पास वेदांश खड़ा था, लेकिन उसे देखते ही संध्या जी का दिल जैसे थम गया। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे, होठों के कोने पर सूखा हुआ खून अब भी साफ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा की तरह सीधा खड़ा था। संध्या जी की आंखें भर आई। वेद। उनके होठ कांप उठे, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वेदांश धीरे धीरे उनके पास आया और बिना कुछ बोले घुटने के बल उनके चरणों के पास बैठ गया। उसने चुपचाप अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। वो कुछ नहीं बोला, शायद इसलिए क्योंकि अगर इस वक्त उसने एक भी शब्द कहा होता तो बरसों से संभाला हुआ उसका दर्द भी टूटकर बाहर आ जाता। अगले ही पल संध्या जी को अपने पैरों पर गर्म आंसुओं की कुछ बूंदें महसूस हुई। उन्होंने घबराकर नीचे देखा। वेदांश रो रहा था। उसकी आंखों से चुपचाप बहते आंसू उनके पैरों को भिगो रहे थे। वह आदमी जिसे पूरी माफिया वर्ल्ड पत्थर दिल किंग के नाम से जानती थी, आज अपनी माँ की गोद में एक छोटे बच्चे की तरह टूट चुका था। संध्या जी का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत उसके कंधे पकड़कर उसे ऊपर उठाया। जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में लिया, उन्होंने देखा उसकी लाल आंखों में बरसों का दर्द, अकेलापन और अपनी माँ को दोबारा खो देने का डर साफ दिखाई दे रहा था। संध्या जी एक पल भी खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने वेदांश को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा, आपने अकेले इतना सब कैसे सह लिया?
माँ और बेटे दोनों की आंखों से बहते आंसू उस कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर चुके थे। पूरे कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आखिर 3 साल बाद एक माँ अपनी दोनों संतानों को एक साथ अपने सीने से लगाए बैठी थी। उस पल ना किसी को अतीत याद था, ना भविष्य की चिंता। सब बस उस पल को जी रहे थे। लेकिन दरवाजे की ओट में खड़ी मन्नत यह सब चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। माँ और बेटे का यह मिलन देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तो आई, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द भी छिपा था। उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली, फिर बिना किसी को आवाज दिए धीरे धीरे पीछे हटने लगी। एक कदम, फिर दूसरा कदम, और अगले ही पल वह चुपचाप राठौर मेंशन से बाहर निकल गई। उसकी धड़कनें बेकाबू थी, दिल के भीतर अजीब सी घबराहट थी, डर, दर्द और एक बार फिर वही पुराना भय। कहीं संध्या जी के होश में आते ही उसे वेदांश की जिंदगी से दूर ना कर दिया जाए। यह ख्याल उसके सीने को भीतर ही भीतर चिर रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन होठ पूरी तरह खामोश थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे जज्बात अचानक कहीं खो गए। बस एक गहरा खालीपन उसके भीतर घर कर चुका था। कुछ दूरी पर खड़ी लूना ने उसे देखा तो तुरंत उसके पास आई। वह हैरानी से बोली, क्या बात है मनु, तुम बाहर क्यों आ गई? मन्नत ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उस नज़र में इतना दर्द था कि लूना का दिल कांप उठा, लेकिन मन्नत ने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। बस धीमी आवाज में बोली, मुझे मुझे फार्म हाउस ले चलो। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी मानो उसमें बोलने की भी ताकत ना बची हो। लूना ने तुरंत कहा, मनु, पहले मैं किंग से परमिशन ले आती हूँ, फिर मैं तुम्हें फार्म हाउस छोड़ दूंगी। मन्नत ने बिना उसकी तरफ देखे शांत स्वर में कहा, मैंने कहा ना, मुझे अभी फार्म हाउस ले चलो। किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त वी का यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, और अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगी तो मैं अपने कबीर भाई को बुला लूँगी, उनके साथ शेखावत मेंशन चली जाऊँगी। यह सुनते ही लूना पूरी तरह खामोश हो गई। वह कुछ सेकेंड तक बस मन्नत को देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस वक्त मन्नत जिद नहीं कर रही थी, वह भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लूना ने बिना कुछ कहे कार का दरवाज़ा खोला। मन्नत चुपचाप जाकर उसमें बैठ गई। कुछ ही देर बाद कार राठौर मेंशन से बाहर निकल चुकी थी। पूरे रास्ते मन्नत एक शब्द भी नहीं बोली। उसकी नज़रें खिड़की के बाहर कहीं खोई हुई थी। लूना कई बार उसे देखती, फिर सड़क पर ध्यान देती। वह पेशे से डॉक्टर थी, लोगों के दर्द को पढ़ना जानती थी, लेकिन आज मन्नत को देखकर उसके अपने दिल में डर उतर आया था। क्योंकि कभी रो लेना इंसान को हल्का कर देता है, लेकिन जब इंसान रोते हुए भी पूरी तरह खामोश हो जाए, जब उसकी आंखों में आंसू हो मगर चेहरे पर कोई एहसास ना बचा हो, तब समझ जाना चाहिए कि वह बाहर से नहीं अंदर से टूट चुका है। और इस वक्त मन्नत की आंखों में ठीक वैसा ही खामोश खालीपन उतर आया था। कुछ ही देर बाद लूना की कार फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। कार रुकते ही मन्नत ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोला और लड़खड़ाते कदमों से अंदर चली गई। लूना तुरंत उसके पीछे पीछे अंदर आई। वह इस हालत में मन्नत को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वही मन्नत सीधे हॉल के बीचों बीच जाकर रुक गई। कुछ सेकेंड तक वह बिल्कुल शांत खड़ी रही, इतनी शांत कि लूना को लगा शायद वह खुद को संभाल चुकी है। लेकिन अगले ही पल पूरे फार्म हाउस में उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। लूना एक पल के लिए वहीं जड़ हो गई। मन्नत का कलेजा जैसे फट चुका था। वह अपने अंदर दबा हुआ सारा दर्द एक साथ बाहर निकाल रही थी। वह दोनों हाथों से अपने बाल बुरी तरह नोचने लगी। उसकी सांसें टूट रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह रोते रोते चीख पड़ी, मुझे मुझे अपने वी से दूर नहीं जाना। मैं वी से दूर नहीं जा सकती। मैं उनके बिना मर जाऊंगी। अब मुझ में उनसे दूर रहने की ताकत नहीं बची। उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन वह अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है लूना, बहुत डर। ऐसा लग रहा है वे मुझसे दूर हो जाएंगे।
लूना तुरंत उसके पास घुटने के बल बैठ गई। उसने मन्नत के कांपते हुए हाथ को अपने हाथों में लिया। ऐसी कोई बात नहीं है मन्नू, किंग तुमसे कभी दूर नहीं हो सकते हैं। ये बात तुम भी जानती हो। तुम बेवजह इतना सोच रही हो। लेकिन मन्नत ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। संध्या माँ को होश आ गया है। मैं सच कहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ भर आ गई। अगर अगर उन्होंने वी से कह दिया कि उन्हें या तो अपनी माँ को चुनना होगा या मुझे, तो वो फिर से जोर जोर से रो पड़ी। वी फिर से उसी मोड़ पर खड़े हो जाएंगे लूना, जहाँ उन्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं कभी नहीं चाहती। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मैं जानती हूँ संध्या माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। आयुष, वो भी मुझसे नफरत करता है। तभी तो आज वो मुझे किसी मिस्टर एक्स के हवाले करने वाला था, ये जानते हुए कि मैं और वी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर भी वो मुझे उसके हवाले करने के लिए रेडी हो गया था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और मैं भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि मैं उसकी बातों का मतलब ही नहीं समझ पाई। मुझे लगा शायद यही सही होगा। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है। यह कहते कहते उसकी सांसें और तेज हो गई। सबको सबको बस मुझ में ही गलती दिखाई देती है। हर बार हर चीज़ की वजह मैं ही क्यों बन जाती हूँ। उसकी आवाज़ पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ लूना, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बस बार बार यही लग रहा है कि मैं अपने वी से दूर हो जाऊंगी। उसने अपना सीना पकड़ लिया। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। आखिर क्यों हर कोई मुझे मेरे ही वी से दूर करना चाहता है, चाहे अपने हो, चाहे पराए, चाहे दुश्मन। सबकी मंजिल बस एक ही क्यों है, मुझे वी से अलग करना। क्या मैं सच में उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हूँ? यह कहते कहते उसका शरीर पूरी तरह कांपने लगा। वो खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं जमीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। लूना ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि मन्नत सिर्फ रो नहीं रही थी, वह अपने सबसे बड़े डर के सामने पूरी तरह बिखर चुकी थी। लूना ने तुरंत उसका चेहरा दोनों हथेलियों में थाम लिया। मनु, ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करो अपने वी पर। तुम खुद को दोष मत दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस वक्त तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। किंग तुमसे कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन मन्नत अब लूना की एक भी बात सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी सांसें बुरी तरह टूट रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। लूना को समझते देर नहीं लगी। मन्नत पूरी तरह पैनिक में जा चुकी थी। डर, गिल्ट और पिछले कई सालों का दबा हुआ दर्द और लगातार मिले मानसिक आघात से उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। उसकी आंखें पूरी तरह सूनी हो चुकी थी, मानो उसके सामने खड़ी दुनिया ही गायब हो गई हो। मन्नत बार बार सिर हिलाने लगी। नहीं नहीं, तुम नहीं समझ रही हो लूना, तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो। पक्का पक्का मैं वी से दूर हो जाऊंगी, वो भी मुझसे दूर चले जाएंगे। सब मुझसे नफरत करते हैं। उसकी आवाज़ सिसकियों में टूट रही थी। बचपन से मैंने सबकी नफरत ही झेली। मैंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने बस पूरी जिंदगी एक ही चीज़ चाहा है लूना, अपने वी का प्यार। और जब वो मिला तो मेरी किस्मत उसे मुझसे छीन लेना चाहती है। हर बार मैं ही सबकी नफरत की वजह बन जाती हूँ। सच कहूँ, कभी कभी मुझे अपने जिंदा होने पर अफसोस होता है। काश आलिया की जगह मुझे मर जाना चाहिए था। अगर उस दिन मैं मर गई होती तो आज किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। ना अंकल की जान जाती, न संध्या माँ मुझसे नफरत करती, न आयुष मुझसे नफरत करता, न वी को हर बार मेरे और अपने परिवार के बीच खड़ा होना पड़ता। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आखिर मेरे होने से ही सबको तकलीफ क्यों मिलती है? उसने अपना सीना कसकर पकड़ लिया। बहुत दर्द हो रहा है लूना, मैं अब ये सब सह नहीं पा रही हूँ। ये कहते कहते उसने अपने ही बालों को जोर से खींचना शुरू कर दिया। अपने ही हाथों को नाखूनों से नोचने लगी। लूना का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। मनु नहीं,
उसने तुरंत उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मन्नत इस वक्त अपने होश में नहीं थी। वो पागलों की तरह खुद को छुड़ाने लगी। वी वी भी तो मुझसे नाराज है लूना। उसका शरीर कांप रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने वही दृश्य एक बार फिर घूम गया। गोली, अफरा तफरी, वेदांश का एक झटके में आयुष को अपनी तरफ खींच लेना और उसी पल कबीर का मन्नत को अपनी बाहों में सुरक्षित कर लेना। मन्नत की सांसें और तेज हो गई। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे आयुष को बचाने से कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि वी ने अपने छोटे भाई को बचा लिया। लेकिन उसकी आवाज़ कांप गई। आंसू लगातार बह रहे थे। उसके बाद एक बार भी उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझसे बात तक नहीं की। वो मुझसे बहुत नाराज़ है लूना, बहुत ज़्यादा नाराज़। उसका गला भर आया। उन्होंने मेरी आंखों में भी नहीं देखा। क्या क्या मैं सच में उनके लिए बोझ बन गई हूँ? क्या वो अब मुझसे दूर चले जाएंगे? वो भी मुझे छोड़ देंगे? उसकी हर बात के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। लूना डॉक्टर थी, लेकिन आज वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो चाहकर भी मन्नत को संभाल नहीं पा रही थी। अचानक मन्नत की आंखों के सामने होटल के वॉशरूम का वही खौफनाक दृश्य घूम गया। पीछे किसी की मौजूदगी, धीरे धीरे बढ़ते कदम, राव का साया। उसका पूरा शरीर एक झटके से सिहर उठा। वह डर कर पीछे हट गई। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। नहीं, वह लौट आया है। पक्का पक्का वो मुझे लेने ही लौटा है। वह मुझे वी से दूर कर देगा। सब मुझे वी से दूर कर देना चाहते हैं। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था मानो वो सचमुच उसी पल किसी अनदेखे साए को अपने सामने देख रही हो। लूना एक पल के लिए सन रह गई। वो समझ ही नहीं पाई कि मन्नत आखिर किसकी बात कर रही है। उसका मन कर रहा था कि उससे पूछे, लेकिन मन्नत की हालत देखकर वह एक भी सवाल नहीं कर पाई, क्योंकि इस वक्त मन्नत जवाब देने की हालत में नहीं थी। वह सिर्फ अपने डर में डूब चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि मन्नत का दिमाग गहरे मानसिक सदमे और पैनिक में चला गया है। ऐसी हालत में वह उसे जबरदस्ती दवा भी नहीं दे सकती थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसी समय हॉल के दरवाजे पर तेज कदमों की आहट हुई। एक तरफ परिवार की खुशियां लौट आई, दूसरी तरफ मन्नत की जिंदगी का सबसे खतरनाक तूफान शुरू हो चुका है। दरवाजे पर कौन आया है? क्या वेदांश समय रहते मन्नत को बचा पाएगा? जानेंगे अगले भाग में। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। और यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपनों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।